असित सेव्स 50 डेली। असित है कोई, वो सेव्स कर रहा है 50 रुपये डेली और उन्हें डिपॉजिट कर रहा है, तो पर मंथ वो 1500 रुपीज़ डिपॉजिट कर देता है एक आरडी अकाउंट में। और कितने समय के लिए? लगभग 2.5 साल के लिए। अब उसमें रेट इंटरेस्ट हमें निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू उसने दे दी है। इसे सोल्व करते हैं। पहले जो गिवन मटेरियल है हमारे पास उसे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले पी मेरे पास है 1500, एन मेरी वैल्यू हो जाएगी महीनों में, 2.5 साल की बात है तो 30 मंथ्स। और मेरे पास मैच्योरिटी वैल्यू दे दी है उसने कितना? 50, 81, 2.5। और मेरे पास क्या अवेलेबल है? और है मेरे पास आर मुझे निकालना है। तो फार्मूला रख लेते हैं। फार्मूला है हमारा एम वी बराबर पी एन प्लस पी एन एन प्लस 1 इंटू आर 12 इंटू 2 इंटू 100। इसमें से पी एन हमारा कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास बचा 1 प्लस एन प्लस 1 आर बाई 24 इंटू 100। यहाँ पे एम वी है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू है मेरे पास 50,812.5। पी है मेरा 1500, एन है मेरा 30 और यहाँ पे मेरा 1, एन प्लस 1 हो जाएगा 30 प्लस 1 31 आर और नीचे हो जाएगा 2400। ठीक है, इसे डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले 5 से ही कर लो। 5 3 जा 15 तो 300 रह गया। इधर भी 5 से कर दो। 5 1 जा 5, 0 कैरी हो जाएगा। 8 है तो 5 1 जा 5 बचा 3, 5 6 जा 30, 30 बचा 1, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 20। पॉइंट कैरी चली रहा, पॉइंट हटा ही देते हैं तो नीचे एक 10 आ गया। और इस 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम राइट साइड में। तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो क्या है? 10 16 25। और राइट साइड में बचा है मेरे पास 300 इंटू 30, 300 30 और एक ये 10 भी मैं राइट साइड में ले जाता हूँ तो मेरा 10 हो गया ये। और यहाँ पे 1 करके ले लिया हमने एलसीएम। 2400 हमारा एलसीएम है, तो 2400 इधर आ गया प्लस 31 आर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब मेरे पास क्या क्या बच गया है? यहाँ पे बच गया 101625 3 इंटू 5 इंटू 10 और ब्रैकेट में मेरे पास है 2400 प्लस 31 आर और यहाँ पे है मेरे पास 4। ठीक है, तो इसे भी काट देते हैं 2 टाइम्स, ये कट गया 5 टाइम्स। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। 5 से इसे कर दिया, 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 3 जा 15 तो ये 203 हो जाएगा क्योंकि एक 4 वैल्यू पे 2 बार ही काउंट हो रहा था। तो आगे बचा मेरा 25, तो ये हो गया 12, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, अभी मेरा ये 5 भी कैंसिल हो गया, इस 5 से कर लेते हैं। 5 4 जा 20, यहाँ पे बचा 6 जा 5 6 जा 30, 0 कैरी कर लेंगे क्योंकि 2 के लिए एक साथ चलिए और बचा 25, 5 5 जा 25। अभी मेरे पास बचा है यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 बचा 1, 3 3 जा 9 बचा 1, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। इधर 2 है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। राइट साइड में है मेरे पास 2400 प्लस 31 आर। तो इसकी मल्टीप्लाई करी तो 2700 हो गया। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, 2700 इज इक्वल टू 2400 प्लस 31 आर। ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 2700 में से माइनस गए 2400 इक्वल टू में 31 आर, तो ये 10 होगा यहाँ पे। 2 5 जा 10, 2 5 जा कैरी होगा तो 1 है, तो ये हो गया 310 बराबर 31 का आर। 31 से कट गया 10 टाइम्स तो आर बराबर 10 आ गया। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी पार्ट है हमारे पास। इन द गिवन डायग्राम आर टी इज ए टेंजेंट। इस डायग्राम के अंदर ये आर टी टेंजेंट है टचिंग द सर्किल एट एस। एस पे वो सर्किल को टच कर रहा है। इफ़ पी एच टी इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये कि साइड का एंगल दे दिया है 30 है और एस पी क्यू है हमारे पास 60 डिग्री। एस पी क्यू किधर है हमारे पास? अच्छा ये रहा 60 डिग्री
और पी एस क्यू एंगल इसने हमारे से पूछ लिया, पी एस क्यू ये वाला एंगल हमें निकालना। देखो इसे करने से पहले एक चीज़ पता होना जरूरी है कि एक थ्योरम है हमारी सर्कल की, क्या कि अगर मेरे पास कोई भी सर्किल है तो इस सर्किल से अगर टच होकर कोई भी टेंजेंट कहीं से निकल रहा है, कहीं भी किसी भी टाइम पे, ये पहले तो एक ट्राइंगल बना लो, इसके अंदर एक ट्राइंगल बना दिया हमने ऐसे, और इसके किसी भी पॉइंट से या कहीं से भी एक सर्किल से टच होते हुए टेंजेंट निकल रहा, तो ये जो एंगल है अगर मैं इसे x मान लूँ तो ये इसके अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा हमेशा, ये भी x होगा, इसका अल्टरनेट ये और इसका अल्टरनेट ये, तो अगर ये y है तो ये y होगा। ये थ्योरम है कि इनको अल्टरनेट सेगमेंट एंगल बोलते हैं, साइक्लिक ट्राइंगल के लिए ही ये वैलिड है। तो इसे सोल्व करते हैं इसी थ्योरम की हेल्प से। ये हमें 30 डिग्री दिया है इसने यहाँ पे एंगल, तो ये 30 है तो अल्टरनेट सेगमेंट की वजह से ये भी 30 हो जाएगा, और 60 और 30 90 हो गए, तो ये मेरा 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो पी एस क्यू एंगल है वो 90 डिग्री है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम इसके अंदर, इसी से इसे सोल्व करना। 1 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं आपके लिए। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पार्ट है, इसमें दिया गया इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रोम्बस एंड BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है और उसमें BAD का एंगल दे दिया 60 डिग्री, टोटल 60 डिग्री है हमारा। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस 500√3 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC इज, इसने कहा जो उसकी ईच साइड है वो हमारी 500√3 है, यानी कि ये 500√3, ये भी 500√3, ये सब 500√3 है। और एक चीज़ और है जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है, अगर उसमें हम डायगोनल को मिला दें तो जो उसका एंगल है वो इक्वली डिवाइड होता है। अगर ये 30, ये 60 है पूरा, तो ये भी 30 और ये भी 30, ठीक है। इसको 60 को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ कोई सा भी, मैंने मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा M पे 90 डिग्री है तो M 90 डिग्री हो गया, कुछ इस तरह बनेगा। M यहाँ आ गया, B यहाँ मान लो, A यहाँ मान लो, और ए बी मेरा 500√3 है तो 500√3 ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अभी मैंने निकाला ए एंगल कितना है मेरा 30 डिग्री, तो मैं ए को यहाँ लिख लेता हूँ 30, इधर ले लो 30, और ये ए हो गया मेरा नीचे और बी हो गया मेरा ऊपर, तो ये हो गया मेरा 30, किधर भी ले सकते हो 90 डिग्री एम है, एम 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे जो फार्मूले अप्लाई होंगे वो मुझे निकालना है यहाँ पे क्या, इसका AC डायगोनल, डायगोनल मतलब AM मुझे निकालना, ये AM निकल के X आ जाएगा बीच से। ये भी एक प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि दोनों डायगोनल अपने आप को इक्वली डिस्टेंस पर वो करते हैं बाइसेक्ट। अगर ये मेरा X है तो यो भी मेरा X हो जाएगा, यानी कि जो भी मेरी AM की वैल्यू निकल के आएगी जस्ट डबल कर दूंगा वही AC की वैल्यू होगी। तो अभी मुझे AM निकालना, AM निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो फार्मूले लगते हैं वो यही हैं, PBP पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, या जो भी अपने कोड वर्ड्स रखते हैं सब इसको वो करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे बेस है, हाइपोटेनियस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का ले लेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कोस थीटा, बी मेरा एक्स है, एच अपॉन मेरा 500√3 है, और कोस थीटा हो गया मेरा कोस 30। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/3/2, और यहाँ हो गया एक्स 500√3। तो ये वैल्यू आ गई है निकल के आगे कितनी, x की मल्टीप्लाई हो जाए, x बराबर हो जाएगा 500√3 इंटू √3/2। तो जिसकी वैल्यू आएगी हमारी कितनी, x √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यानी कि 5 × 3/2, या हम कह सकते हैं 15/2। अब मुझे निकालना है AC की वैल्यू क्या होगी 2x के बराबर, क्योंकि आधा डायगोनल है, पूरा डायगोनल करने के लिए इसे जस्ट डबल करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू भी निकल गई है 15/2, तो 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरी वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, रिवॉल्व किया गया अबाउट इस साइड BC टू गेट डबल कोन, देन द डबल कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 कोन्स एज शोन। कोई हमारे पास ट्राइंगल है ABC, उसे रिवॉल्व किया इट्स साइड BC के ऊपर, और हमें वहाँ पे उसका एक डबल कोन मिल गया, यानी कि कोई ट्राइंगल था इस तरह ABC, और इस A को उठा के इधर लेकर आ गए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। A का पॉइंट हमने यहाँ D मान लिया, तो इसको इन्होंने क्या किया फिर, देन द डबल कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 कोन एज शोन, और फिर इसे इन्होंने डिवाइड कर दिया दोबारा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या मिलता है इससे।
द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। बिल्कुल सही बात है, जो दोनों का कोन है हमारा वो इसका जो वॉल्यूम है और जो इसका वॉल्यूम है दोनों का वो हमेशा इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना यहाँ पे ये कैपेसिटी रख रहे हैं दोनों यहाँ पे, इतनी इसमें यहाँ पे। द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू स्मॉलर कोन्स इज ग्रेटर देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल कोन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ओरिजिनल कोन जो है हमारा वो इन दोनों का जो सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल कोन से ज़्यादा है, और ज़्यादा क्यों है वो चीज़ समझना ज़रूरी है। ओरिजिनल कोन जस्ट डबल किया है तो ये रैप होने की वजह से मिक्स हो गया, तो सरफेस बचा नहीं उसका, क्योंकि ये जो है ये उसके ऊपर आके एज इट इज़ सेट हो गया है, तो सेट हो गया तो सरफेस बचा ही नहीं, ये पूरा ऐसे हो गया, तो इसका सरफेस तो ये है पूरा का पूरा। बट दूसरी सूरत में हमारे पास क्या है, उसमें क्या है, सरफेस अलग अलग है, यानी कि ऐसे है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ, ये भी कोन का ये एरिया प्लस ये एरिया, ये एरिया प्लस ये एरिया, यानी कि इसमें जो इसके दो बेस के एरिया हैं, जो हमारे छोटे छोटे कोन हैं, इनके जो बेस के एरिया हैं ये एक्स्ट्रा हैं। इसमें बेस एक के नीचे एक दब के ख़त्म हो चुका है, तो यानी कि ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसका, तो हम कह सकते हैं पहला तो स्टेटमेंट ट्रू है बट दूसरा नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज पी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस क्यू, देन इट्स 10th टर्म इज। इसने हमें फर्स्ट टर्म दी है ए पी की, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं हम पी, और उसका जो डिफरेंस दिया है वो क्यू दिया है, और हमारे से T10 पूछा, 10th टर्म पूछी है इसने हमारे से। 10th टर्म निकालने का क्या तरीका है, a प्लस 9d, कोई भी टर्म निकालने का यही तरीका होता है। a की जगह हमारी जो वैल्यू है p प्लस 9d की जगह q, और यही ये हमारे से पूछ रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 4 आइडेंटिकल बैग्स नॉट ट्रांसपेरेंट, ये 4 हमारे पास बैग हैं पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके अंदर क्या सामान है हमें दिखेगा नहीं। ए बी सी डी आर टेकन एंड ईच कंटेन्स ए सर्टेन नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल्स ऑल ऑफ द सेम साइज। सभी में कुछ रेड और ग्रीन बॉल्स हैं और वो एक ही जैसी हैं, एक ही साइज में, मतलब हाथ अगर हम डाल के निकाल लेंगे, अगर हमें नहीं दिख रही है तो हम आइडिया नहीं लगा सकते वो ग्रीन है या रेड है। और उनकी इसने क्वांटिटी दे दी है हमें, यहाँ पे ये नीचे दी हुई है क्वांटिटी जो है, तो सभी की चारों के चारों जो कंटेनर्स हैं। तो अब इसने हमारे पास इसमें यहाँ पे एक कंडीशन पूछी है हमारे से कि ए बॉय पिक ए बॉल फ्रॉम ईच बैग इन विच बैग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड बॉल इज द सेम। सभी में से एक बच्चे ने बॉल निकाल ली, अब कितनी संभावना है कि 2 बैगों में से एक जैसी प्रोबेबिलिटी हो रेड बॉल निकलने की। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास पहले में रेड और ग्रीन कितनी है, रेड है हमारे पास 4, ग्रीन है 4। दूसरे में हमारे पास रेड कितनी है 5 और ग्रीन है 3। तीसरे में हमारे पास रेड कितनी है 3, ग्रीन है हमारे पास 3। चौथे में हमारे पास रेड है 4 और ग्रीन है 2। तो रेड की पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल जो है फेवरेबल आउटकम है तो वो ऊपर रहेगा हमेशा, और टोटल कितना हो गया 8। तो पहले की प्रोबेबिलिटी है रेड आने की 1/2। रेड पूछा तो यहाँ पे 5/3, डिवाइड नहीं हो रहा तो 5/3 है। यहाँ पे है रेड की 3 और टोटल की हो जाएगी 6, ये 8 होगा टोटल। तो यहाँ पे हो गया 3 2 6 यानी कि 1/2, और यहाँ पे हमारी रेड है 4 और टोटल है 6, तो ये हो गया हमारा 2/3। आप देख रहे होंगे ये और ये दोनों सेम है, जो चीज़ वो मेरे से पूछ रहा था, तो मैं कह सकता हूँ ए एंड सी ये दोनों में सेम प्रोबेबिलिटी है हमारी कि रेड बॉल पिक होकर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस का है। ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर में है। अब उसने उसके लिए हमारे पास एक लॉ दिया है, अब वो पूछ रहा है कि जो उसका यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम ए की मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट बी ए प्लस सी में करेंगे मैट्रिसेस के रूप में, तो ए पहले बी के साथ रिएक्ट करेगा फिर सी के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर सी के साथ, और बीच में जो उनका सिंबल है वो मेंटेन रहेगा। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एप्लीकेबल टू एडिशनल ऑफ मैट्रिसेस, ये बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है ये। तो यानी कि बोथ ए एंड आर दोनों जो हमारे यहाँ कंसेप्ट्स हैं वो सही हैं, स्टेटमेंट सही हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई।
अब यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। हाँ ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना। अगर ये यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर देता मिक्सचर, तो अगर मिक्सचर या कुछ भी ऐसा टाइप का जिससे हमें ये क्लियर होता है कि ये रेशो की बात कर रहा है, तो हम आँख मीच के इन्हें रेशो मान लेते हैं। यानी कि हम उसके बाद ऐसा लिख सकते थे कि 40/150 बराबर हो जाएगा x/120 के। यो एक रेशो की तरह वर्क करता। बट यहाँ पे इसने कोई भी रेशो का जिक्र नहीं किया, तो हम इसे रेशो नहीं मान सकते। ठीक है, हमें दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा। दूसरे से कैसे? अब हमें इसी में क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हमारे पास और क्या क्या यहाँ पे वैल्यूज़ इससे निकल के आ रही हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा? 6000। 15×4 = 60 और 20 इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 120x, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 6000, और इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 75y। मैंने देखा कि दो में कॉमन 6000 है, यानी कि जब हम दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे एक जैसी वैल्यू निकल कर आ रही है। वो क्या है? 6000। बस इसी के माध्यम से हम इसे सोल्व करेंगे। यही इसका लूप है। तो x की अगर हम 120 में मल्टीप्लाई करें तो ये निकल कर आना चाहिए 6000। 0 से 0 और 12 5 जा, तो x बराबर आ गया हमारा 50। इसी तरह अगर मैं 75 की y में मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6000 के बराबर आना चाहिए। तो 75 से 6, चलो 15 से कर लो। 15 5 जा 75, और 15 4 जा, और यहाँ पे फिर 5 से कर लो, 5 8 जा, तो y = आ गया 80। तो यानी कि मेरे पास x 50 और y 80, x 50 y, ये है सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास शेयर का है। जो चीज़ गिवन है, शेयर, जीएसटी, आरडी जितनी भी हैं, जो चीज़ गिवन है सबसे पहले उन्हें लिख लो, तभी एकदम क्लियर हो जाती है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरे के पूरे। तो अभी हमारे पास है सबसे पहले दिया द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 100 हो गया है हमारे पास। यहाँ क्वांटिटी शेयर्स हैं हमारे पास। शेयर्स की क्वांटिटी कितनी है? 100। ₹20 शेयर, इस तरह की वैल्यू कभी भी मिलेगी ₹20 शेयर करके, तो ये हमेशा एनवी नॉमिनल वैल्यू काउंट होगी उसकी। एट ए प्रीमियम 5 दिया है, और एंड 120 शेयर्स ए डिस्काउंट 5, सेम क्वांटिटी सेम रुपीज़ का एनवी और एक डिस्काउंट 5। यानी कि एक बार तो प्रीमियम पे खरीदे हैं हमने 100 शेयर, एक बार डिस्काउंट पे खरीदे हैं। तो इसे सोल्व करते हैं धीरे धीरे। क्या है? टोटल मनी पूछी है इसने, इसके लिए कितनी लगेगी। तो पहले केस में सोल्व करते हैं जब प्रीमियम मिल रहा है। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? टोटल मनी रिक्वायर्ड फॉर 100 शेयर्स एट प्रीमियम। पहले मैं प्रीमियम के लिए कर रहा हूँ। प्रीमियम कितना है? 5 पे जब प्रीमियम है तो हमें ख़रीदने के लिए कितना ज़रूरत है? तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू का पता होना चाहिए। तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी 20 + 5। एक शेयर की मार्केट वैल्यू होगी 25। टोटल शेयर है मेरे पास कितने? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया 2500। यानी कि पहले 100 की जो क्वांटिटी है उसके लिए मुझे टोटल 2500 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा, टोटल मनी रिक्वायर्ड किसके लिए? 400 शेयर्स। और किस सूरत में है ये? जब डिस्काउंट है हमारा कितने का? 5 का। तो हमारी जो नॉमिनल वैल्यू थी उसके द्वारा हम यहाँ पे भी मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे नहीं उसका। तो उसमें से 20 में से 5 माइनस हो जाएगा, मेरी मार्केट वैल्यू आएगी एक शेयर की 15 रुपये। और टोटल खरीदने हैं मुझे 100, तो टोटल हो गया 1500। तो एक जगह मुझे खरीदने में लगे हैं 2500, एक जगह लगे हैं 1500। तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट कितना रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे? 2500 + 1500, तो ये हो गया 4000 रुपीज़। ये इसका आंसर है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसने दिया है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - 3 के होल स्क्वायर = 4। इस तरह के क्वेश्चन करने के दो बहुत आसान तरीके हैं। पहले तो क्या है, सिंपली आप इसका होल स्क्वायर खोल दो और इसे प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोल्व कर दो। मैं दोनों से करके दिखा रहा हूँ कि मेरे पास है क्या, x - 3 का होल स्क्वायर = 4।
तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x, और जो राइट साइड में 4 है मैं इसे भी लेफ्ट में ले आया तो माइनस के 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ x, ऐसे टुकड़े जो गुना हो के 5 आ जा और जुड़ के 6 ही रहें, तो ऐसे हो गए माइनस के 5x और माइनस के x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। और x थोड़ा सा कॉमन ले लिया इसमें, तो यहाँ पे बचा x माइनस 5, माइनस के 1 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट कॉमन आ गया पूरा का पूरा। तो ब्रैकेट्स के साथ जो बचा वो x है, वो यहाँ पे जो बचा यहाँ पे माइनस का 1 है, ये 0 हो गया। तो एक दफ़े इसके साथ 0, एक दफ़े इसके साथ 0, तो ऐसे लेंगे तो x बराबर 5 और x बराबर 1 आ गया मेरे पास। तो ये दोनों आंसर आ गए। एक तो तरीका है ये, एक तरीका डायरेक्ट है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 है। आप यहाँ पे ले सकते हैं कि x माइनस 3, और ये जब इसका रूट जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर अगर मैं हटा के इधर भेजता हूँ तो ये इसे प्लस माइनस 2 कर देगा। तो एक दफ़े प्लस का 2 ले लो, सॉरी ऐसे इक्वल टू के साथ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, और एक दफ़े माइनस का 2 ले लो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे आप उसी से सोल्व कर लें। यहाँ पे है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी इज x माइनस वाइन इज इक्वल टू 3 एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन सी डी। इतना दो लाइन है, दोनों की हमारे पास इक्वेशन गिवन है, और थीटा यहाँ पे बीच में जो है इसका एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है वो इसने हमारे से पूछ लिया है इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जहाँ दो लाइन के इक्वेशन दे दिए हों और उनके बीच का इंक्लिनेशन पूछा हो तो उसका सिंपल तरीका है थीटा निकालने का। इसे अगर हम इसके लिए थोड़ा सा फार्मूले को पहले रिव्यू कर लो। अगर मैं इसका थीटा m1 मान लूँ और इसका दूसरी लाइन का m2 मान लूँ तो हमारे पास जो इसका एक फार्मूला है वो कुछ इस तरह बनेगा। और ये जो थीटा है इसके लिए अगर मैं m मान लूँ, इसे जो मुझे निकालना है इसको अगर मैं m मान लूँ तो इसका जो फार्मूला है हमारा वो ये है कि m बराबर मोड m2 माइनस m1। अब मोड कैसे सोल्व होता है ये मैं अभी बता ही दूंगा। सबसे पहले मुझे m1 और m2 निकालना। पहली इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मैं m निकाल रहा हूँ तो m के लिए मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाली फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो y चला गया राइट साइड में, तो मैं कह सकता हूँ ये कुल मिला के इस तरह की फॉर्म आ गई। अब आप इसे y mx प्लस सी से कंपेयर कर लो तो m बराबर आ गया 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो जब हम कंपेयर करेंगे तो m के बराबर आ गया 1, यानी कि पहली लाइन का स्लोप तो आया ये। अब दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लो। दूसरी लाइन है मेरे पास अंडर रूट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y उधर चला गया, y ऐसे आ गया, तो ये हो गया अंडर रूट 3x माइनस 2। तो मैं भी इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँगा तो m बराबर आ गया मेरा अंडर रूट 3। ठीक है, अभी यहाँ पे करना क्या है, हमें ज़रूरत है थीटा की ना कि स्लोप की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा में इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये मेरा m है तो यहाँ पे मैं इसे कह सकता हूँ टेन थीटा। अगर ये मेरा m2 है तो ये टेन थीटा 2 हो गया, ये टेन थीटा 1 हो गया, और ये मोड में रहेंगे। और सबसे बेटर है कि आप इनकी वैल्यू निकाल के ही पुट कर दो, यानी कि मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँ और थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर लूँ। ये आपको पता होगा कि m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं जब इन्हें कंपेयर करूँगा m की जगह टेन थीटा रखूँगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएंगी। टेन थीटा बराबर 1 हो गया, और मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा बराबर टेन 45, 1 को हम 45 में कन्वर्ट कर सकते हैं 10 के, तो थीटा बराबर हो गया 45। इसी तरह यहाँ पे है मेरे पास m को लिख देंगे टेन थीटा, और अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टेन 60, तो थीटा बराबर हो गया हमारा 60, यानी कि थीटा 2 और थीटा 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। थीटा 2 आया मेरा 60 और इसकी वैल्यू आई है 45, तो ये मेरे पास बचा मोड में 15। मोड कैसे काम करता है कि मोड से जब भी कोई वैल्यू बाहर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। मान लो कि अगर मेरा ये उल्टा आ जाता है, मोड के अंदर होता 45 माइनस 60, तो मेरे पास मोड में बचता माइनस के 15,
बट जैसे ही मैं मोड हटाता, इन दो लाइनों को मोड बोलते हैं, तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता 15, और यही मेरा आंसर रहता है। यहाँ पे भी 15 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x प्लस एम इज ए फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2mx प्लस 5x प्लस 10 फॉर द वैल्यू ऑफ m फैक्टराइज द इतना इतना कम्प्लीटली। इसने हमारे पास यहाँ दो पोलिनोमियल दिए हैं। पहले में इसने एक हिंट दे दिया कि हम x की वैल्यू m के रूप में वेरिएबल में यहाँ पुट कर दें, तो जिससे मुझे m में रह जाएगी पूरी इक्वेशन, m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और वही m की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये फैक्टराइज हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, क्योंकि फिर ये क्वाड्रेटिक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी और उसे मैं प्रॉपर फैक्टर कर सकता हूँ। तो करते हैं सोल्व जो भी है मेरे पास। सबसे पहले हमारे पास है 2x² प्लस 2mx प्लस 5x प्लस 10। फैक्टर करना है, तो फैक्टर के लिए मुझे यहाँ पे 0 की ज़रूरत पड़ेगी इसे सोल्व करने के लिए। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। जो गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास x प्लस एम, इसका एक फैक्टर है, तो फैक्टर है तो बराबर 0 रख के x की वैल्यू जो आएगी वो इसे सेटिस्फाई करेगी, यानी कि x इजिकल टू आ गया माइनस के m। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा x की जगह, तो मेरी पूरी वैल्यू m में रह जाएगी, m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मेरे पास ये हो गया 2 माइनस के m का स्क्वायर प्लस 2m माइनस m प्लस 5 माइनस के m प्लस के 10 इजिकल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2m का स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई करी, तो मल्टीप्लाई करने से माइनस प्लस माइनस हो गया, पहले तो सिंबल बाहर आ गया, फिर हो गया मेरे पास 2m का स्क्वायर, फिर सेम प्लस माइनस माइनस हो गया 5m और प्लस के 10 इजिकल टू 0। 2m स्क्वायर से 2m स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 5m प्लस के 10 इजिकल टू 0। 5m माइनस का है, राइट साइड में चला गया तो पॉजिटिव हो गया। 5 से 10 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, m बराबर आ गया मेरे पास 2। अब ये जो m की वैल्यू आई है मेरे पास, और एक यहाँ पे इसने पोलिनोमियल दिया हुआ है, मैं इसमें से पुट करूँगा तो पूरी वैल्यू यहाँ पे x में रह जाएगी। इस पोलिनोमियल को लिख लेते हैं मेरे पास, जो नेक्स्ट है नाउ 2x² प्लस 2mx प्लस 5x प्लस 10। ये तो वैसे सेम ही है, ध्यान से देखने पे पता चला, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, ये सेम ही है, तो पर कोई बात नहीं, मेथड सेम है इसका। अगर और कोई भी पोलिनोमियल होता इसकी जगह अलग से भी होता कुछ, तो भी हम उसमें ऐसी ही वैल्यू पुट करते, क्योंकि वो उसे फैक्टर करने के लिए कह रहा है, उसी के लिए 4 वैल्यू दे दी थी उसने करके। तो 0 m की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ क्या, 2x² प्लस m की 2 वैल्यू निकल कर आई है, उसे पुट कर दो 2x प्लस 5x प्लस 10 इजिकल टू 0। ये मेरे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 4x प्लस 5x प्लस 10 इजिकल टू 0। इसमें से मेरे पास कॉमन आ गया कितना, 2x, तो अंदर बच गया x प्लस 4, और यहाँ से मेरे पास कॉमन आ गया 5, तो अंदर बच गया x प्लस, सॉरी यहाँ 2 बचेगा 2, तो यहाँ भी बच गया 2, तो बराबर 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, कॉमन आ गए, तो ये x प्लस 2 बाहर कॉमन आ गया, अंदर आ गया मेरा 2x प्लस 5, और 0 की ज़रूरत ही नहीं है लेने की, क्योंकि इसने यहाँ केवल इसे फैक्टर करने के लिए कहा है, ना कि सोल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे 0 को हटा देंगे, इसे 0 की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसने केवल फैक्टर करने के लिए कहा था, तो फैक्टर हमने कर दी, ये इसके फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ m इज़ द मीन ऑफ 6 नेचुरल नंबर x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6 सो दैट x1 माइनस इतना 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 इतना, ये हमें शो दैट करना है, उसने जो कंडीशन दे दी उसके लिए। अब हमें ये क्लियर है कि मीन के लिए बोल रहा है इसने। मीन कैसे निकालते हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज। टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास, 6 हैं, इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने का क्या फार्मूला होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस, सॉरी 4 है ये, प्लस x5 प्लस x6 डिवाइड बाई 6, या मैं कह सकता हूँ 6m
बराबर हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, या फिर मैं से 6m को क्या लिख सकता हूँ, पहले तो चलो इसे उधर ले जाओ या x1 को इधर ले आओ, इधर 0 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 3 है, प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, और इधर आके 6m हो गया माइनस का। अब 6m को एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करके कैसे, ये 0 इधर, या इसे अब रिवर्स करके लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक तरफ ही हो सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड को इधर लिखो पहले, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस के x6, और इसे एक्सपेंड किया माइनस में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, m माइनस m 6 टाइम m, जुड़ के जो हमारे वही बनेंगे 6m। ठीक है, 6 टाइम लिख दिया और बराबर में 0। अभी एक x1 के साथ एक माइनस का m, x1 माइनस m, इसे ब्रैकेट में लिख लो, ये प्लस ये रहा, फिर x2, फिर एक माइनस का m, ये वाला, ये ले लो या ये ले लो, कोई सा भी एक ले लो, फिर प्लस x3 माइनस का m, यानी कि एक x के साथ एक m। यही हमें प्रूव करना है इसमें, और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली लॉजिक है हल्का सा। x6 के साथ माइनस m इक्वल टू 0 प्रूव्ड। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने दिया है कि एक सर्किल है, वो इंस्क्राइब्ड है एक पैरेललोग्राम के अंदर, और हमें शो दैट, हमें यहाँ पे शो करना है ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, इसे करने का, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में रिपीट होता है। इसे करने का एक पैट तरीका है, सिंप्लिसिटी के साथ उसे देख लेते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात ज़्यादा है, तो ध्यान रखने के लिए हिसाब से देख लेंगे उसे, कि हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जितनी भी लाइनें टेंजेंट का काम कर रही हैं सर्किल के ऊपर, तो हमने सिंपली पहले टेंजेंट रूल का ही इसमें बेनिफिट लेना। कैसे, यहाँ से एक टेंजेंट से इस टेंजेंट को मिला दिया, उस टेंजेंट से इस टेंजेंट को मिला दिया, और टेंजेंट रूल हमें पता है कि ये साइड इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हैं एक सेम पॉइंट से सर्किल के ऊपर। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो यहाँ पे अब इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका नाम देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें फिर लिखना पड़ेगा। चलो इसे P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R और इसको S। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। सबसे पहले DP बराबर है DS के, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, क्यों है, टेंजेंट है फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से टेंजेंट है दोनों के दोनों सर्किल के ऊपर, तो इसलिए दोनों बराबर हैं। सिमिलरली ये इक्वेशन नंबर 1 है। जैसे ये बराबर हैं, ऐसे के सारे टेंजेंट बराबर हैं, तो मैं औरों को भी लिख लेता हूँ, AP बराबर AQ। इसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलरिटी सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। और मेरा CR बराबर CS के, ये वाला इसके और ये वाला इसके, और RB बराबर है QR के, QB के। ठीक है, ये वाला इसके, सारे के सारे बराबर हो गए हमारे। और ये इक्वेशन 2, ये 3 और ये 4। और हमें एक चीज़ और क्या पता है, ये पैरेललोग्राम भी है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उस हिसाब से हमें हमारी AB बराबर है DC के, और AD बराबर है किसके, BC के। क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड से। ठीक है, अब इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जितनी भी हमारी इक्वेशन है, हम इनकी लेफ़्ट और राइट साइड को प्लस कर देते हैं। प्लस यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम 1 to 4th एडिशन, सभी इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। तो लेफ़्ट साइड में प्लस हो जाएंगी, तो DP प्लस AP प्लस CR प्लस RB
राइट वाली राइट साइड में हो जाएंगी, डी एस प्लस ए क्यू प्लस सी एस प्लस क्यू बी। ठीक है, अभी हम देखते हैं डी पी प्लस ए पी। डी पी और ए पी क्या है मेरी यहाँ पे, ये ए डी बना रही है, प्लस सी आर और आर बी, ये दोनों मिलके क्या बना रही है हमारे यहाँ, बी सी। ठीक है, ये देखना डी एस और सी एस, डी एस और सी एस मिलके क्या बना रही हैं, डी सी। और ये हमारे पास बचा ए क्यू और क्यू बी, क्यू बी दोनों मिलके क्या बना रही हैं, ए बी। ये मैंने साइड वापस क्लोज कर दी, दो दो ये टेंजेंट दो दो मिलके एक साइड बना रहे थे। अभी मुझे पता है कि ए डी के बराबर मेरा बी सी है, यहाँ पे मैंने प्रूव ये लिख रखा है पहले पैरेललोग्राम के हिसाब से, तो मैं ए डी की जगह यहाँ पे बी सी लिख सकता हूँ, तो बी सी प्लस बी सी। इसी तरह मुझे यहाँ पे पता है कि मेरा डी सी ए बी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है आमने सामने की दोनों बराबर होंगी, ये लिखा हुआ है डी सी ए बी के बराबर है, तो ए बी प्लस ए बी। तो मेरे पास 2BC बराबर है 2AB के। 2 से 2 हमारा यहाँ डिलीट हो गया, अब डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, कुछ ही बोल दो, तो मेरे पास आ गया BC बराबर AB। और इसी तरह सिमिलरली अगर मैं दोबारा इसे थोड़ा सा चेंज करके प्रूव करूँगा, BC बराबर AB, अभी तो कौन सी साइड कौन सी के बराबर आई है, अभी आई है BC, ये वाली साइड इस साइड के बराबर। ठीक है, तो इसी तरह मैं दोबारा अगर इस चीज़ को लेकर चलूँ पूरी की पूरी, तो ये साइड आ जाएगी इसके बराबर। और सिमिलर चीज़ों को सिमिलरली लिख के लिख देते हैं, बार बार प्रूव नहीं करते, तो हम लिख देंगे डी सी बराबर हो जाएगी ए डी के। तो इन दोनों से इनके लिए हैंस ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स देयरफॉर लिखेंगे, हैंस नहीं लिखेंगे यहाँ पहले, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, यही हमारे से कह रहा था, रोम्बस, यही प्रूव करा रहा था वो। ठीक है, जिसकी सारी साइड बराबर हों वो हमारा रोम्बस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड ऑथराइजेस इज रिटन ऑन आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क्स एंड पुट इन ए बैग। इफ ए डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए वोवल, वन ऑफ फर्स्ट 9 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच अपियर्स इन द गिव वर्ड, और 9 लास्ट लेटर्स। ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे पास जो वर्ड है पहले उसे थोड़ा सा सेग्रीगेट करके लिख लेते हैं। ए, ये है A U T H O R I Z E S। ये कह रहा है कि इस लेटर के बने हुए कुछ कार्ड किसी के थैले में पड़े हुए हैं, और जब वो रैंडमली उसमें से कोई भी कार्ड पिक करता है तो क्या कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन तीनों में से कुछ हो, हैपन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले कहा इसने कि फर्स्ट पार्ट में कि वो एक वोवल निकले। ठीक है, वोवेल्स क्या होते हैं हमारे पास, वोवेल्स होते हैं A E I O U। तो सबसे पहले तो ये देखना कि मुझे मेरे पास कितने वोवेल हैं यहाँ पे, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल वोवेल हैं 5। और मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम तो 5 हो गए, टोटल आउटकम्स देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो ये कितना आ गया मेरे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। फार्मूला वही है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में है टोटल आउटकम्स। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे पास कि वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इनमें से ऐसे क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उसके 9 लेटर, जो पहले 9 लेटर हैं उसमें से कोई लेटर निकल का आए। तो सबसे पहले तो पहले 9 लेटर लिख लो। पहले 9 लेटर क्या है, A B C D E F G H 4 और 4 8 I। ठीक है, अब इनमें से देख लो कौन सा है, A है क्या है भाई, B है नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E है, F नहीं है, G भी नहीं है,
और एच है और आई भी है। तो ये मेरे पास हो गया 4/10। सेकेंड की प्रोबेबिलिटी है 4/10, यानी कि कितना हो गया 2/5। अभी थर्ड के लिए क्या कह रहा है मेरे पास, थर्ड कह रहा है लास्ट 9 लेटर अल्फ़ाबेट्स के, लास्ट 9 लेटर लिख के देख लो क्या होंगे हमारे पे, RSTUVW XY और Z हो गए क्या ना? हाँ ठीक है, 9 लेटर हो गए। अब इनमें से चेक करो, R है क्या भाई, है, S है, T भी है, U भी है, V नहीं है, W भी नहीं है, XYZ कोई नहीं है। तो ये भी क्या होगी 4/10, यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। तो ये इसका आंसर है। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 6 इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स x एंड y एंड 48 इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन टू द x एंड y, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले तो मीन प्रोपोर्शन के बारे में देख लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या है? मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला है, सबसे हमारे जो नंबर हैं, नंबर्स क्या हैं, x एंड y, और इसमें x एंड y, और इसमें हमारा मीन प्रोपोर्शन क्या है, मीन प्रोपोर्शन है 6। जो भी मीन प्रोपोर्शन होता है वो इस तरह लिखा जाता है, अगर हम उसको रेशो में लिखेंगे y, तो यानी कि कुल मिलाकर ये आ जाएगा हमारे पास 6² = XY, या मैं कह सकता हूँ 36 = XY। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आई है मेरी निकल के, या XY = 36। मीन प्रोपोर्शन हमेशा दोनों के साथ रेशो क्रिएट करता है, मीन का मतलब यही है इसके साथ। ठीक, दूसरा है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन इन्हीं नंबर के साथ लिखने का क्या तरीका है, मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन है 48। थर्ड प्रोपोर्शन लिखना है तो लास्ट में लिखा जाएगा वो इस तरह। तो ये बनेगा हमारा क्या, y² = x × 48। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x बराबर आ जाएगा 36/y। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये मेरे पास हो गया y² = 36 × 48/y। तो इसको लिखते हैं थोड़ा सा सही करके, y² = 36/y × 48। y की y² में मल्टीप्लाई होगी तो y का क्यूब हो गया 36, 48 एज इट इज़, तो y की क्यूब। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। 36 को लिखते हैं 6 × 6 और 48 को लिख सकते हैं हम 6 × 8। तो क्यूब, जब हम इसकी क्यूब को रूट इधर लेकर आएंगे, क्यूब रूट, तो हमारा क्या क्या बाहर आ जाएगा, ये कुछ इस तरह है 6 × 6 × 6 × 8। तो इसमें से 3 6 में से तो एक 6 बाहर आ गया और 8 में से हमारा 2 बाहर आ गया, तो y = आ गया 12। एक y आ गया है, दूसरा नंबर निकालना है। मुझे पता है xy बराबर है 36, y की वैल्यू आई है 12, तो वो हो गया 36/12। तो ये मेरा आ गया 3, x की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस निकालना है। एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म इसने हमें दे दी है और उसमें 2 कंडीशन दी हैं कि उसकी फर्स्ट 4 टर्म का हमारे पास जो सम है वो उसकी अगली 4 टर्म के सम के आधे के बराबर है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के इसने हमें एक ए दे दिया है यहाँ पे, और ये ए भी A1 है क्योंकि अगले के लिए काम नहीं करेगा। देखते हैं पहली टर्म की कंडीशन क्या दी है इसने। पहली टर्म की कंडीशन दी है, उसे मान लेते हैं हम SN1, यानी कि पहला सम है 4 डिजिट का है, 1 से लेकर 4 डिजिट तक, और SN2 हमारा ये फर्स्ट 4 है, और ये उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, टर्म इज़ द हाफ द नेक्स्ट 4, ये नेक्स्ट का है, नेक्स्ट 4 का। तो यानी कि इसके लिए जो A होगा वो इसकी T5 होगी, इस वाले के लिए जो A बनेगा वो टर्म 5 बनेगी, और वो हमें नहीं पता। यानी कि यहाँ तो होगी 1 से लेकर हमारी जो टर्म थी 1 से लेकर 4 तक, T1 से लेकर T4 तक। तो T1 इसने हमें दे दी थी, ये है, तो वो हमारे A की जगह होगी। और यहाँ पे है मेरी T5 से लेकर T8 तक,
T5 गिवन नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो मेरा यहाँ पे जो A है SN2 के लिए वो मुझे पता नहीं है, मैं उसे A2 मान लेता हूँ। ठीक है, फार्मूला पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। पहला हो गया n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ A की जगह A1 कर लेते हैं। n दोनों का कॉमन है, इसकी भी 4 डिजिट हैं, दूसरे की भी 4 डिजिट हैं, बट वो उसका आधा होगा जो उसने रिलेशन दिया उसमें, ये आधा है n/2 2A2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस n-1 इंटू डी। एन दोनों का एक ही है, 4 4 है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। n/2 से n/2 कट गया, जब डिवाइड में जाएगा इस तरह, तो हमारे पास रहेगा 2A1 है मेरा 5 प्लस n-1 4 की जगह -1 हो जाएगा डी, और यहाँ पे है मेरा 1/2। इसी तरह 2A2 मुझे पता ही नहीं है, और n 4 - 1 इंटू डी। ये यहाँ 2 डिवाइड में है, इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 2 इंटू 10 हो गया इसकी जगह, प्लस 3D, और यहाँ पे रह गया 2A2 प्लस 3D, और ये 2 आया था तो यहाँ पे 3D की जगह इसकी भी मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो 6 हो जाएगा, 6D हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा 6D। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करना है। ये 2A2 है, ये यहाँ पे है, ये 3D है, ये है यहाँ पे, तो 2A2 के बराबर तो हो गया हमारा 20, यानी कि मैं बोलने लगूँ कि A2 कितना आएगा, A2 निकल का आएगा मेरा 10। और मैं यहाँ पे जो इसने मेरे से पूछा है वो इसके उसमें कंपैरिजन कर लेते हैं इसको। 3D बराबर है मेरा 6D के, तो यानी कि अगर मैं D से इससे डिवाइड करूँ तो 2, तो D का जो मेरा एडिशनल बचा है वो मेरे पास 2 आएगा, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो वो है जो आप अभी देख चुके हैं। ठीक है, और अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आता है कभी भी, तो उस तरह शॉर्ट मेथड से निकाल के फटाफट उसका आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। बट अगर जिस तरह क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह हमें इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करना है, तो इसके लिए एक दूसरा मेथड है, उसे देखते हैं थोड़ा। क्या जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। ए बराबर है हमारे पास 5, और इसने कहा फर्स्ट हमारे पास जो 4 टर्म्स हैं उनका सम, और उसके बाद जो नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं उनका सम, उनमें रिलेशन दिया। तो फर्स्ट 4 सम हमारी जो टर्म्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा, पहले वो निकाल लेते हैं। S4 बराबर n/2 2A माइनस प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 4 के लिए है तो 4/2, 2A की वैल्यू 5 है, प्लस 4 - 1 डी मुझे निकालना है, नहीं पता, तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 2 जा 20, और इस 2 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी तो 6D। यानी कि जो मेरा S4 है, पहली 4 जो डिजिट हैं उनका सम ये आया। अब मुझे निकालना नेक्स्ट, इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करके लिखता हूँ जो समझ में आए। अब मुझे निकालना इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं उनका सम। उसके लिए मेरे पास उसका A नहीं है, उसका फर्स्ट टर्म नहीं है, यानी कि T5 नहीं है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा। वो क्या होगा कि मैं S8 में से S4 घटा दूंगा यहाँ पे, तो ये बची हुई नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम आ जाएगा। S8 क्या है मेरे पास, n/2 2A। चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं कि अब तो ये फार्मूला तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं। S8 का मतलब n/2 यानी कि 8/2, 2A यानी कि 5 प्लस n मेरा 8 है -1 इंटू डी, माइनस के S4 मैंने अभी निकाला है, उसे जो का तो लिख दो, 20 प्लस 6D। इसे सोल्व कर लो इधर वाले भाग को, 2 4 जा, और ये 4 यहाँ पे 10 है, ये 40 आ गया, अंदर हो गया 7D था, फिर 4 की मल्टीप्लाई हुई तो 7 चौक 28 या 28D, माइनस से ब्रैकेट खोल दो, माइनस के 20 माइनस के 6D। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो, 40 में से 20 गए 20, और 28 में से 6 गए, तो ये हो गए प्लस के 22D। ये आया है मेरा नेक्स्ट 4 सम जो भी हैं उनका सम।
अब मेरे पास इसने एक रिलेशन दिया है, उस रिलेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, उससे सोल्व हो। इसने कहा है कि जो S4 का सम है, इस क्वेश्चन में कहा है इसने जो S4 का सम है वो आधा है किसके सम के, जो 5 से लेके 8 तक की डिजिट है हमारी उसके सम के, जो हमने यहाँ भी निकाला है। तो S4 कितना आया था मेरा 20 + 6D 1/2, और ये मेरा कितना आया है निकाल के अभी 20 + 22D। ठीक है, इसे 2 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 40 + 12D बराबर 20 + 22D। 20 इसके पास आकर माइनस का हो गया, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ माइनस हो गया 20, 12D उसके पास जाकर माइनस हो गया 10D, 10 से 20 डिवाइड हो गया 2 बराबर D या D बराबर 2। तो दोनों से आंसर तो सेम ही है, बट ये थ्योरेटिकल पोर्शन में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, और वो शॉर्ट मेथड से डायरेक्ट निकालने का, कभी भी मल्टी चॉइस में हो टिक करके ही निकलना हो तो वहाँ वो कंपेयर करके फटाफट लिख दो, सबसे बढ़िया तरीका है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे सोल्व कर लें।